उधर इंद्रनगर में कुलगुरु कवच को जागृत कर चुके थे और इधर दूसरी तरफ अपने सामने आने वाली मुसीबतों से अनजान सिद्धार्थ गुल्लू के साथ एक पार्क में बैठा हुआ था। वो गुल्लू के मुंह से ये बात सुनना चाहता था कि आखिर में गुल्लू को ये बात पता चली तो चली कैसे कि विदित के साथ क्या होने वाला है। क्या गुल्लू भविष्य की सैर करके आया था या फिर उसे किसी के मन की बात पहले ही पता चल जा रही थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। सिद्धार्थ ने जब गुल्लू से इस बारे में सवाल किया तो गुल्लू उसे जवाब देने से पहले मुस्कुरा उठा था। क्या हुआ बताओगे या फिर मुस्कुराते ही रहोगे? सिद्धार्थ ने खींचते हुए कहा। अरे भाई बताता हूँ, तुम इतना हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हो? गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। हाँ तो बताओ ना, ये बेवजह मुस्कुरा क्यों रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा। मैंने सुना था उनको बातें करते हुए। गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ और बुरी तरह चौंक गया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने कब सुना उन्हें? तुम तो पूरा टाइम मेरे साथ थे, उसके बाद तुमने ये सब कहां से सुन लिया? सिद्धार्थ ने गुल्लू से सवाल किया। उसे लगा था कि गुल्लू उससे झूठ बोल रहा है। जब तुम बम धमाके में उड़े थे उस टाइम मैं वहां गया था। ठीक उसी टाइम मैंने सुना था। जो लोग ईटानगर से आए थे उसमें से एक सरकार से बातें कर रहा था और सरकार उसे वैसा ही करने के लिए कर रही थी ताकि योगेंद्र सिंह और शुभंकर मिश्रा को शहीद घोषित किया जा सके और उसके बाद वो उसका चुनावी फायदा ले सके। गुल्लू ने जवाब दिया। गुल्लू का जवाब सुनकर सिद्धार्थ को उसकी बात का यकीन तो हो गया था क्योंकि जब बम धमाका हुआ था तो उस टाइम गुल्लू वहां से गायब था। लेकिन एक बात अभी भी थी जो सिद्धार्थ को परेशान कर रही थी और वो ये थी कि गुल्लू आखिर वहां करने क्या गया था। इसलिए उसने गुल्लू से सवाल करते हुए कहा, और तुम मेरी मदद करने के बजाय वहां करने क्या गए थे? सिद्धार्थ ने सवाल किया। उसका सवाल सुनकर गुल्लू एकदम से खामोश हो गया था। उसकी खामोशी सिद्धार्थ को काटने लगी थी। बोलोगे कि वहां क्या करने गए थे? सिद्धार्थ ने गुल्लू से अगला सवाल किया। मैं तुम्हें वहां बचाने गया था, गुल्लू ने सकुचाते हुए जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि गुल्लू आखिर हॉस्पिटल में करने क्या गया था। तुम पागल हो क्या गुल्लू? तुम किसी मामले का हल निकालने के बजाय उसे जड़ से खत्म करने में क्यों विश्वास रखने लगे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। दरअसल जब गुल्लू ने चंदन और भीम सिंह को ये बात करते हुए सुना कि अरुणाचल प्रदेश सरकार शुभंकर मिश्रा और योगेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम करने के लिए खुद की टीम भेज रही है तो वो घबरा गया था। उसे लगा कि शायद इससे सिद्धार्थ पकड़ा जा सकता है, इसलिए वो हॉस्पिटल में उन तीनों को निकल जाने के लिए कहने गया था। उसे पता था कि जिस टाइम बम धमाका होगा उस टाइम सारे लोगों का ध्यान बम धमाके के ऊपर होगा, इसलिए वो विदित समेत शुभंकर मिश्रा और योगेंद्र सिंह को निपटाने पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद वो उन लोगों को निपटाने के लिए अंदर जा ही रहा था कि तभी उसे दो लोगों के फोन पर बात करने की आवाज सुनाई पड़ी जो उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे और गुल्लू छुपकर उनकी बात सुनने लगा था। वो तो गनीमत थी कि गुल्लू ने सही टाइम पर उनकी बातें सुन ली थी, वरना विदित समेत बाकी लोग अपनी अपनी जगह पर जाने के बजाय गुल्लू के छोटे से पेट में आराम कर रहे होते। तुम्हारे अंदर दिमाग है भी या नहीं गुल्लू? तुमको पता भी है कि तुम क्या करने जा रहे थे? सिद्धार्थ ने गुल्लू के ऊपर चिढ़ते हुए कहा और गुल्लू ने बिना कुछ जवाब दिए अपनी मासूम सी आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगा था, मानो वो सिद्धार्थ से कहना चाह रहा हो कि भाई अगर मुझे दिमाग भी लगाना होता तो तुम किस काम के हो? जाकर अपना काम करो ना। उसको चुप देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। सिद्धार्थ ने गुस्से में आकर गुल्लू को गले से पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, तुम आज से बिना मेरी परमिशन के कुछ नहीं करोगे। उसने अभी गुल्लू से इतना ही कहा था कि तभी सिद्धार्थ को किसी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, मेरा पेट भी जब कोई गलती करता है तो ऐसे ही मासूमियत के साथ मुझे देखता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया था और उसने झट से गुल्लू को छोड़ दिया था और जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दानू खड़ा हुआ था। दानू तुम? सिद्धार्थ हकलाते हुए बोला, हाँ मैं। मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रहे हो तुम? दानू ने सिद्धार्थ से पूछा। कुछ नहीं भाई, तुम अचानक से आए तो मैं चौंक गया था। सिद्धार्थ ने दानू को जवाब दिया और उसके बाद दानू से बोला, आओ बैठो। इतना कहते हुए वो जिस बेंच पर बैठा हुआ था उसी में खिसक कर दानू के बैठने के लिए थोड़ी सी जगह बना दी थी। उसके जगह बनाने के बाद दानू उसकी जगह पर बैठ गया और उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी जिसे उठाकर उसने साइड में रख दिया। तुम गांव नहीं गए अभी तक? दानू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। जाना था,
इनफैक्ट मुझे कल शाम में निकलना भी था, लेकिन तभी यहाँ इतना हंगामा हो गया, इसलिए मुझे मजबूरी में रुकना पड़ा। सिद्धार्थ ने जवाब दिया और फिर दानू की ओर देखते हुए बोला, तुम बताओ, देवप्रिया कैसी है? होश आया उसे या नहीं? सिद्धार्थ ने जब दानू से ये सवाल किया तो दानू का चेहरा लटक गया था। उसकी आंखों से सुबह से आंसू निकल रहे हैं। डॉक्टर रुक्मिणी भी तो उसे देखने गई थी, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। दानू ने मायूसी से भरा हुआ जवाब दिया। दानू के चेहरे पर किसी अपने के बीमार होने की मायूसी साफ साफ झलक रही थी। दानू की हालत देखकर सिद्धार्थ को अपने पापा की याद आ गई। वो भी इतना ही परेशान था जब उसके पापा की तबीयत खराब थी। वो भी इसी तरह इधर से उधर भाग रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में वो करे तो क्या करे। ठीक वैसा ही इस वक्त दानू के साथ भी हो रहा था। ईश्वर पर भरोसा रखो दानू, वो जल्द से जल्द देवप्रिया को ठीक कर देंगे। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि देवप्रिया जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। सिद्धार्थ ने दानू को जवाब दिया। उम्मीद तो मुझे भी यही है, दानू ने सिद्धार्थ से कहा और फिर आगे बोला, अच्छा ये बताओ, तुम बिसलपुर कब जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने दानू से पूछा। माँ को भी किसी काम से गांव जाना था। अगर तुम उनको साथ लेकर चले जाते तो ठीक रहता। वैसे भी तुम अकेले ही जा रहे होगे, दानू ने सिद्धार्थ से कहा। हाँ, जा तो मैं अकेले ही रहा हूँ, कहते हुए सिद्धार्थ रुक गया और फिर आगे बोला, ठीक है, कब निकलना है उन्हें? सिद्धार्थ ने सवाल किया। शाम को, शाम तक निकलना है उन्हें, दानू ने जवाब दिया। दानू भाई सॉरी, मैं रुक नहीं सकता। मुझे बिसलपुर अभी निकलना है और उसके बाद मुझे वहां से ईटानगर जाना है। वहां मेरे पापा हैं और मेरी उनसे पिछले 2 दिनों से बात नहीं हुई है। उसके साथ साथ मुझे सुकृति का भी हालचाल लेना है। वो भी दिल्ली गई हुई है अपना इलाज कराने। सिद्धार्थ ने दानू को जवाब दिया। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर दानू ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और बोला, ठीक है सिद्धार्थ, कोई बात नहीं, तुम निकलो, मैं माँ को श्रवण के साथ भेज दूंगा। श्रवण के साथ? वो भी यही है क्या? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा। हाँ, वो किसी काम से जोधपुर गया हुआ है, शाम तक आ जाएगा तो मैं माँ को उसके साथ ही भेज दूंगा, दानू ने जवाब दिया। दानू का जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने ठीक है मैं सिर हिला दिया था और उसके बाद वो अपने अरुणाचल प्रदेश के बारे में सोचने लगा था। उसे अपने गांव प्रीतपुरा समेत सब कुछ याद आ रहा था। वो रिया माथुर और अमन नायक के बारे में सोच रहा था। वो जगत प्रसाद माथुर के हार्ट अटैक के बारे में भी सोच रहा था। इधर सिद्धार्थ जगत प्रसाद माथुर के बारे में सोच रहा था और उधर दूसरी तरफ ईटानगर के घने जंगलों में बने उस घर में जहां एक बार रिया माथुर के दादाजी पहले भी आ चुके थे, वहां पर बैठे हुए थे और उनके सामने वही गंजा आदमी बैठा हुआ था। क्या हुआ जगत प्रसाद माथुर, तुम्हारी पोती ने बताया कि नहीं कि वो सिद्धार्थ कहाँ है? उस गंजे आदमी ने सवाल किया। नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला है सर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। सुयश भी अपना काम ठीक से कर रहा है, जगत प्रसाद माथुर ने जवाब दिया। सुयश तो अपना काम कर ही रहा है, उसने मुझे जानकारी दी थी, लेकिन तुम अपना काम नहीं कर रहे हो जगत प्रसाद माथुर। तुमने अभी तक रिया से सिद्धार्थ के बारे में सवाल जवाब नहीं किया है। तुम शायद भूल गए कि हमने तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत क्यों की है, और तुम शायद ये भी भूल गए कि हम जब चाहे तुम्हारी जान ले सकते हैं। उस गंजे आदमी ने जगत प्रसाद माथुर को धमकी देते हुए कहा। रिया माथुर ने एक रात पहले जो जगत प्रसाद माथुर की दाढ़ी के पास कट का निशान देखा था, वो कट का निशान अनायास ही नहीं था, बल्कि उसे चीर कर उसमें एक खास तरह का केमिकल और एक ट्रैकर फिट किया गया था, जो जगत प्रसाद माथुर को ट्रैक करने के साथ साथ उनकी आवाज भी सुन सकता था। इसलिए उस गंजे आदमी के पास जगत प्रसाद माथुर की हर एक खबर थी, लेकिन ये बात जगत प्रसाद माथुर को दूर दूर तक नहीं पता थी। मैं जल्द से जल्द उससे बात करके पता लगाकर आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, जगत प्रसाद माथुर ने उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। जगत प्रसाद माथुर उसकी धमकी से इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्हें सच में अपनी मौत नजर आने लगी थी। आखिर वो आदमी कौन था? उसने जगत प्रसाद माथुर को कैसे अपने कब्जे में किया था? आखिर उसने जगत प्रसाद माथुर को ऐसा क्या लालच दिया था कि उनके जैसा बिजनेसमैन आदमी भी उसके वश में आ गया था और उस आदमी के सामने गिड़गिड़ा रहा था? आखिर वो आदमी कौन था और उसे सिद्धार्थ क्यों चाहिए था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। इधर वो आदमी जगत प्रसाद माथुर को डरा धमकाकर सिद्धार्थ के बारे में पूछताछ कर रहा था और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी भी दानू के साथ बैठा हुआ था। ठीक है दानू भाई, मैं चलता हूँ, मुझे गांव निकलना है। और हाँ,
यार गुस्सा मत होना, मुझे सच में देर हो रही है, वरना मैं रुक जाता। सिद्धार्थ ने दानू से कहा। अरे कोई बात नहीं सिद्धार्थ भाई, मैं समझता हूँ, और वैसे भी मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। अगर तुम लेकर चले जाते तो मुझे श्रवण को साथ में ना भेजना पड़ता। वैसे भी वो अकेले ही चली जाती थी। लेकिन अब की बार वो अकेले जाने से मना कर रही है, और इतने कांड हो रहे हैं, तभी तो मुझे भी अकेले भेजने में डर लग रहा है। इसलिए मैंने तुमसे पूछा। दानू ने सिद्धार्थ से मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद सिद्धार्थ ने उससे एक बार माफी मांगी और वहां से जाने के लिए उठ गया था। अभी सिद्धार्थ जाने के लिए उठकर खड़ा ही हुआ था कि सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। उसका सिर पूरी तरह से घूमने लगा था। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता कि उसके कानों में घंटों घड़ियालों की बजने की आवाज सुनाई पड़ने लगी थी। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कुछ देर पहले इंद्रनगर में बज रही थी। सिद्धार्थ ने अचकचाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। उसे दूर दूर तक कोई मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा था कि उसकी वजह से सिद्धार्थ को ऐसा फील हो रहा हो। अभी सिद्धार्थ अपने दिमाग में बज रहे घंटी और घड़ियालों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अचानक से ऐसा लगा कि जैसे उसके हाथ से जादुई बारिश होना शुरू हो गई हो। उसने जब अपनी हाथों की तरफ देखा तो पाया कि सच में उसके हाथों से कुछ बूंदें टपकनी शुरू हो चुकी थी। सिद्धार्थ जहां पर खड़ा हुआ था, ठीक उसी के सामने दानू बैठा हुआ था, और दानू उसी की तरफ देख रहा था। सिद्धार्थ ने झट से अपने दोनों हाथों को जेब में डाल दिया था ताकि दानू की नजर उसके हाथों पर ना पड़े। लेकिन सिद्धार्थ का यह फैसला आत्मघाती साबित हो चुका था। सिद्धार्थ ने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला कि उस जादुई बारिश ने सिद्धार्थ के पैंट को भिगोना चालू कर दिया था। सिद्धार्थ ने जब ये होते देखा तो वो और घबरा गया था। वो दौड़कर फिर से दानू के बगल में बैठ गया था और उसने अपने दोनों हाथों को अपनी टांगों के बीच में दबा लिया था। दानू को सिद्धार्थ के ऊपर पूरा शक हो चुका था कि सिद्धार्थ के साथ कुछ अनयूजुअल हुआ है, लेकिन दानू इस बारे में सिद्धार्थ से कुछ पूछने वाला था या नहीं, इसका खुलासा होना बाकी था। आखिर कैसे अपने आप शुरू हुई थी सिद्धार्थ के हाथ से जादुई बारिश, और कौन है वो आदमी जो ढूंढ रहा है सिद्धार्थ को? क्या होगा जब दानू को पता लगेगा सिद्धार्थ के बारे में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।